नमस्कार, कहानी बाबा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, मैं आपको एक न्यूज देनी थी कि भारत में 2024 के बाद अब इलेक्शन नहीं होंगे। ये 2024 का इलेक्शन अंतिम इलेक्शन है, क्योंकि भारत में अब नरेंद्र मोदी पुतिन की जगह राष्ट्रपति बनेंगे, पुतिन की तरह राष्ट्रपति बनेंगे और भारत कोरिया बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे विपक्ष के कुछ नेता लोग कह रहे हैं। ये सब सुन के चौंकने की जरूरत नहीं है। खड़गे साहब का कल बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में 2024 के बाद इलेक्शन नहीं होगा अगर मोदी जी जीत गए तो। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल बयान था कि भारत को कोरिया बनाया जा रहा है और भारत में राष्ट्रपति शासन ही होगा 2024 के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मोदी जी को आपने जिता दिया 2024 में, तो भारत में राष्ट्रपति शासन ही रहेगा, मोदी जी इमरजेंसी लगा देंगे। इसका मतलब है खड़गे साहब कहना चाहते हैं कि मोदी जी को वोट न देकर आप किसी एक खास परिवार के इंसान को प्रधानमंत्री बनाइए, तभी यह देश सुरक्षित है, यह लोकतंत्र सुरक्षित है। नहीं तो जहां लोकतंत्र कांग्रेस के हाथ से हटके या गांधी परिवार के हाथ से हटके निकल गई तो लोकतंत्र खत्म। पता नहीं ये कांग्रेस के रणनीतिकार कौन हैं, कैसी रणनीति ये लोग बनाते हैं और हर बार बैकफुट पे जाते हैं ये लोग रणनीति बना के। फिर कहेंगे इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लिया जाएगा। इसमें निकालने के बाद सुधांशु त्रिवेदी कल आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को याद करवा देंगे, तब कांग्रेस को लग जाएगी मिर्ची। पिछली बार भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, उसके उलट बीजेपी ने उसको मैं भी चौकीदार का नारा लगा दिया। हालत हो गई खराब कांग्रेस की। ये उनके जो स्ट्रेटेजी मेकर है ना, ये लोग पता नहीं कहां कहां से ऐसी बातें ढूंढ के लाते हैं जो बीजेपी को सूट करे। ये लोग चाहते हैं कि ऐसी बातें मैं बोलूं जो बीजेपी को सूट करे। पूरा विपक्ष इस बात पे पड़ा हुआ है कि लोकतंत्र खतरे में है यदि मोदी जी आ गए तो। अब तो इससे एक कदम आगे की बात हो रही है कि इलेक्शन ही नहीं हो गया इंडिया में। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत में पहला आपातकाल कांग्रेस के द्वारा ही लगाया गया था। भारत कभी भी प्रेसिडेंशियल रूल यहां नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे यहां जेपी जैसे लोग पैदा होते हैं, हमारे यहां अन्ना हजारे जैसे लोग हैं, हाथों में तिरंगा लेकर सड़क के ऊपर उतर जाते हैं और इंदिरा गांधी जैसी सशक्त सरकार को भी बैकफुट पे जाना पड़ता है, इलेक्शन करवाना पड़ता है। ये जो खड़गे साहब का जो बयान है, लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर ये बयान दे दिए होते अगर, तो अब तक गदर मच चुका होता इंडिया में कि मोदी जी ने ऐसे कैसे कह दिया। क्योंकि मोदी जी अगर कह दिए तब तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। बाकी लोग कुछ बोले तो लोकतंत्र बिल्कुल सुदृढ़ और सुरक्षित होता है। ये लोगों को भड़काने वाला भाषण है या नहीं? कैसे हम दे सकते हैं ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, कि 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होंगे? कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है इस मामले में। कांग्रेस जब तक ये गांधी परिवार का मोह नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस ऐसे ही रहेगी, अपने रणनीतिकारों को नहीं बदलेगी, ऐसे ही रहेगी। और यही कारण है कि आज कांग्रेस को सारे दल छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना हो। ममता दीदी ने कर दिया इनका। ममता दीदी ने इनकी लंका तो लगा ही दी है, ये कहते हुए कि मैं अब पोस्ट पोल अलायंस होगा, प्री पोल नहीं हुआ तो। 2 सीटें दे रही थी उनको। अखिलेश यादव ने 11 सीटें अपनी तरफ से देके कह दिया भाई हो गया। तो भाई ये सारी चीजें जो आप करते हो, जो स्ट्रेटजी आपके मेकर हैं, वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? ऐसी बातें करने का आपको क्या मिलता है? ऐसी बातें करने से फिर वापस बीजेपी आपको अटैक कर देती है इस पे और आप वहां बैकफुट पे चले आते हो। आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ कि मैं क्या करूंगा, अगर मोदी ने ये काम किया है तो मैं इससे बेटर क्या करूंगा।
अरे भाई, अगर कोई हमें कहे, बिहार में कहते हैं कौवा कान लेके जाए, तो हम कान देखेंगे कि कौवा को देखेंगे? अगर मोदी जी ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है लोगों का, मोदी जी ये कहते हैं कि भारत में लोगों की आमदनी बढ़ी है, भारत सशक्त हुआ है, तो एक आम आदमी को समझ में आएगा ना जी। एक आम आदमी ये देखेगा ना कि हाँ, हमारे जेब में कितने पैसे हैं, हमारे आसपास में क्या बदलाव हुआ है। आपके कहने से थोड़े लोग कह देगा कि ना हम तो गरीब हो गए हैं। गरीब कहने के लिए पब्लिक तो आएगी ना। लेकिन ये सारी चीजें, अब आप बताते हो लोकतंत्र तो खतरे में है। जब लोकतंत्र ही खतरे में है तो इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? अभी आप 3 राज्यों के चुनाव हारे, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान, इन तीनों जगहों में आप ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मेरी तो 40% वोट शेयरिंग है, मेरी तो 40% वोट शेयरिंग है, मेरी तो 39% वोट शेयरिंग है। तो वहां तो इलेक्शन हुआ। ये सारी चीजें बोलने से पहले इंसान को एक बार सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा। हम एज ए प्रबुद्ध नागरिक या कोई भी ये सोचता है कि कांग्रेस मजबूत हो तो हमारा विपक्ष मजबूत होगा। आप ही के धड़े के लोग एक थी कांग्रेस कह देते हैं। अधीर रंजन चौधरी लड़े जाते हैं वहां बंगाल में, वापस उनको माफी मांगनी पड़ जाती है, खेद प्रकट करना पड़ जाता है। आपके आधे से ज्यादा गठबंधन के नेता रडार पे है ईडी के। सोरेन साहब आज पकड़े जाए या कल पकड़े जाए, पकड़े जाएंगे। आप वो डिफेंड तो कर नहीं पा रहे हो, और एक नया प्रॉब्लम, नया बखेड़ा आप खड़े करते जा रहे हो रोज। वैसे जब तक कांग्रेस के स्ट्रेटजी मेकर नहीं बदलेंगे, कांग्रेस की हालत ऐसे ही रहने वाली है। कांग्रेस के स्ट्रेटजी मेकर को बदलना पड़ेगा। कांग्रेस में जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं उनको ऊपर लाना ही पड़ेगा। अगर आप ऊपर नहीं लाते हो तो फिर 2024 का इलेक्शन तो खैर राम भरोसे ही लड़ रहे हो आप। खैर वो तो राम का भी भरोसा आपका नहीं है, राम में भी भरोसा नहीं है। आप ना आप गए ना आपके गठबंधन के कोई लोग गए, तो आप देख ही रहे हो कि राम का नाम न मानने के कारण क्या स्थिति पैदा हो रही है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की, अभी समय था इलेक्शन की तैयारी करने का, आपने शुरू कर दी न्याय यात्रा। अरे भाई, एग्जाम के दिन जाओगे आप कॉपी कलम खरीदने, तो एग्जाम कब दोगे भैया? अब एग्जाम देना है आपको। 2024 का इलेक्शन आ गया सर पे, 1 महीने में, 1.5 महीने में रिजल्ट हो जाए थी, 2 महीने में रिजल्ट हो जाएगा। अप्रैल तक तो चुनाव होना संपन्न हो जाएंगे, और अभी आपकी न्याय यात्रा चालू है। अब इस न्याय यात्रा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप असम से निकल के जैसे ही बंगाल आए, ममता दीदी ने आपका साथ छोड़ दिया। जैसे ही आप बिहार में पहुंचे, एक दिन पहले नीतीश बाबू ने साथ छोड़ दिया। बिहार से निकले भी नहीं थे कि यूपी में अखिलेश ने अपनी तरफ से 11 सीटें दे डाली। यूपी में अखिलेश ने 11 सीटें दे डाली, उधर आपने कह दिया मैं तो पंजाब में अलायंस ही नहीं करूंगा इनसे। अब शिवसेना का निरुपम साहब का बयान आ गया, शिवसेना में निरुपम साहब से और संजय राउत का बयान आ गया। अब ये सारी चीजें जो देख रहे हो ना आप, ये परसेप्शन बनता है जनता में, और जनता में जब परसेप्शन ही अच्छा नहीं जाएगा तो जनता आपको वोट क्यों करेगी? एक इंडिया के पास में ट्रस्टेड मोदी जी हैं, दूसरा उसे ट्रस्टेड बनना पड़ेगा ना आपको। तो आप ट्रस्टेड बनोगे नहीं तो आपको कोई वोट नहीं करेगा। ऐसे बयानों से ट्रस्ट इशू होता है। अब कहते हो ना कि नीतीश कुमार का ट्रस्ट इशू है, तो आपका भी तो ट्रस्ट इशू चालू हो गया है। आपने 20% या 18% मुस्लिम मतदाताओं के लिए राम मंदिर जैसे सुनहरे मौके को छोड़ दिया। आपने क्यों नहीं अच्छा तौर दिया, बांटा? आपने क्यों नहीं बांटा वो सब कुछ? किसने रोक रखा था आपको? ये जो पूजा हुआ, राम भगवान का उद्घाटन हुआ मंदिर का, उसमें तो सारे पैसे पब्लिक के ही लगे थे,
आम पब्लिक के लगे थे, आपके लोगों ने भी पैसे दिए थे, फिर भी इस डर से ना कि मुस्लिम मतदाता मेरे से नाराज ना हो जाए। भाई सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी एक खास धर्म की बात करो, किसी एक खास धर्म के लिए लड़ो। इस देश का मुस्लिम भी उतना ही नागरिक है जितना हिंदू, और हिंदू भी उतना ही नागरिक है जितना मुस्लिम। अपनी रणनीति में कांग्रेस को बदलाव करने पड़ेंगे। अगर नहीं करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो हाल है वो ऐसे ही रहेगी और नीचे भी जा सकती है। कांग्रेस के एग्जिस्टेंस पे सवाल हो सकता है। इसलिए आज आप देख लो ना, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि 52 सांसद या 56 सांसद रह गए उनके, जो एक समय में 400 के आसपास में सीट हुआ करती थी, जो आज तक अभी किसी को मिला नहीं है, किसी को वो मैंडेट नहीं मिला है भारत में। तो ये था आज का मेरा विश्लेषण। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई राय हो, मेरी बातें आपको कुछ अलग लगी हो, तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।